नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि वह कौन सा युद्ध है जिससे यह पता लग गया था कि अब भारत पर अगला शासन मुगलों के बाद, क्योंकि मुगलों की जो शासक प्रणाली बिल्कुल बुरी तरह चल गई थी, तो उसके बाद भारत पर शासन कौन करेगा। बहुत लोग सोच में पड़ गए होंगे ना कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके बाद यह पता लग गया कि अब भारत पर अगला शासन अंग्रेज ही करेंगे। जी हाँ, कईयों का जवाब होगा 1857 की क्रांति, जहां पे अनेक सभी राजाओं को मुट्ठी में कर लेने के बाद ये पता लग गया कि भारत पर अगला शासन कौन करेगा। लेकिन उससे पहले ही एक दो युद्ध ऐसे हो चुके थे जिसने नींव डाल दी थी कि भारत पर अगला शासन अब अंग्रेज ही करने वाले हैं, जिसमें से एक युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। निर्णायक युद्ध मतलब कि उस युद्ध के बाद ये जग जाहिर हो गया था कि भारत पर अगला शासन अब अंग्रेज ही करने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया, कुछ कहेंगे प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया। जी हाँ, यही दो युद्ध हैं, एक बक्सर का युद्ध, एक प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध तो एक निर्णायक युद्ध था जिससे यह पता लग गया कि अब भारत पर अगला शासन अंग्रेज ही करेंगे। लेकिन प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को उम्मीद की एक किरण जगा दी थी। कैसी किरण जगा दी थी कि उससे उन्हें एक दूरदृष्टि दिखने लग गई थी कि अब भारत पर अगला शासन मुगलों के बाद हमारा ही होने वाला है, क्योंकि वो देख चुके थे कि यहाँ के राजा जो थे आपसी क्षेत्रों में बटे हुए थे, जाति के आधार पर बटे हुए थे, भाषा के आधार पर बटे हुए थे। अंग्रेजों ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करते हुए, का अनुसरण करते हुए उन सभी को और भी बांटना शुरू कर दिया। प्लासी का युद्ध एक ऐसा ही युद्ध के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसे हम विश्वासघाती युद्ध के नाम की संज्ञा दे सकते हैं। इससे पहले भी विश्वासघाती युद्ध में विश्वासघात हुए थे, लेकिन कोई भी युद्ध ऐसा नहीं था जिसने पूरे भारत की शासन प्रणाली को ही बदल के रख दिया हो। एक युद्ध था जो 1191-92 में हुआ था, तराइन का युद्ध, जिसके बाद भारत पर यह पता लगे कि अगला शासन कौन करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि उसके बाद हिंदू शासन आया ही नहीं। हाँ, कोई कह सकता है कि भारत में अंतिम हिंदू सम्राट हेमू विक्रमादित्य था, लेकिन क्या आप जानते हो केवल 3 दिन दिल्ली के शासन पर बैठा था। 3 दिन उसे खुद को नहीं पता लगा कि मैं पूरे भारत का सम्राट हूं। खुद को नहीं लगा, उसे लगा ही नहीं। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, वो हिंदू सम्राट थे जिनको मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। भारत में अफगानी उसकी गुलाम वंश की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को कलकत्ता में ही एक जगह है प्लासी, उस जगह पर लड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लासी नामक स्थान भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। जानने वाली बात तो यह भी है कि प्लासी का युद्ध किन दो महाशक्ति के बीच टकराया था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना और उस समय के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के मध्य लड़ा गया था। चूंकि यह युद्ध प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए हम इस युद्ध को प्लासी के युद्ध की संज्ञा दी जाते हैं। यदि हम प्लासी के युद्ध को एक विश्वासघाती युद्ध की संज्ञा दी जाए तो क्या निराधार नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि विश्वासघाती युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना में जितने भी सेनापति और सैनिक थे आधे से ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे। वो पहले ही रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने उनको धनों का लालच देकर, सत्ता का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। युद्ध तो बस एक औपचारिक मात्र था कि मैदान पर दोनों सेनाएं आएंगी और एक सेना अपने आप हार मान लेगी। इसी विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना मुट्ठी भर, मतलब रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से मात्र 5,000 सेना लड़ रही थी, उनका मुकाबला नहीं कर पाए और ये युद्ध मात्र 11 घंटों में सिराजुद्दौला की सेना हार गई थी। मात्र 11 घंटों में। यह विश्वासघात के कारण ही संभव था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जानता था
कि वह और उसकी सेना यदि पूरी ताकत से भी लड़े तो बंगाल की सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सिराजुद्दौला की सेना में फूट डालने का कोशिश किया। बहुत सारे जिनकी महत्वाकांक्षाएं हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी, लालची थे, लोभी थे, भ्रष्टाचारी थे, उन सभी को रॉबर्ट क्लाइव ने धन का लालच दिया, किसी को सत्ता का लालच दिया, किसी को बंगाल का नवाब बनाने की बात तक कर दी। उन सभी को अपनी तरफ मिला लिया। इसी में एक नाम था मीर जाफर। ये मीर जाफर कोई और नहीं, बंगाल की सेना का कमांडर इन चीफ था, यानी सेना का मुख्य सेनापति। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बंगाल का अगला नवाब बनाने का वादा कर लिया था। मीर जाफर जो कि बंगाल की सेना का मुख्य सेनापति था, जब वही हार मान ले तो नवाब अकेले युद्ध कैसे जीतेगा? युद्ध तो सेनाओं से जीती जाती है ना। ऐसे ही एक नाम था, केवल मीर जाफर ही दुश्मन नहीं था उस सेना का या हमारा। क्यों? उस युद्ध के बाद ही तो ये पता लगा, उस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया, भारत पर जो अत्याचार किए वो जग जाहिर है। केवल इन्हीं कुछ विश्वासघाती लोगों के कारण ही हमारी ये दुर्दशा हुई। राय दुर्लभ जो कि बंगाल की सेना का अन्य कमांडर था, कमांडर इन चीफ के बाद नीचे का पोस्ट आता है कमांडर था, उसने युद्ध के निर्णायक समय पर ही अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। प्रारंभिक चरण में बंगाल की सेना भारी पड़ रही थी रॉबर्ट क्लाइव की सेना पर, लेकिन जब जीतने की बारी आई, जब निर्णायक समय आया, तो उसी समय राय दुर्लभ जो कि कमांडर था सेना का, उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। अगला नाम इसी में आता है जगत सेठ, जो कि बंगाल में एक प्राइवेट बैंकर के रूप में काम करता था। उसने भी राजा की मौत का सौदा सिर्फ चंद रुपयों में कर दिया। चंद रुपयों में उसने अपने नवाब का सौदा ही कर दिया। ऐसे ही एक नाम आता है उम्मीद चंद, जो कि बंगाल का ही एक संपन्न व्यापारी था, धनी व्यापारी था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन चंद रुपयों में उसने भी अपने ईमान को बेच दिया और मिल गया रॉबर्ट क्लाइव के साथ। इस युद्ध से जुड़ी एक घटना, एक रोचक घटना का विवरण देना चाहता हूं कि युद्ध शुरू होने के शुरुआती समय में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंगाल की सेना रॉबर्ट क्लाइव की सेना पर बहुत भारी पड़ी थी, उसी युद्ध में सिराजुद्दौला अपने हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ने आया था। जब युद्ध के मैदान में उसने ब्रिटिश सेना के पांव खड़ते हुए देखे तो वो बहुत खुश हुआ। और होना भी था, 50,000 की सेना 5,000 की सेना को कैसे टिकने देती? 5,000 की सेना का पांव खड़ने लगे। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना की ये स्थिति देखी तो उसने मीर जाफर को इशारा किया। मीर जाफर ने उस समय अपनी चाल चली, सिराजुद्दौला के पास जाता है, उन्हें बोलता है, जनाब अब तो हम युद्ध जीत ही गए हैं, आप क्यों परेशान हो रहे? अपनी महल में जाइए, मस्ती करिए, मुजरा देखिए, शराब पिए। अब बंगाल का नवाब था, उसने भी सोचा तो युद्ध हम जीत ही रहे हैं, तो वो भी उस महल की ओर लौट पड़ा। जब सिराजुद्दौला ने जैसे ही युद्ध के मैदान से अपने पांव पीछे खींचे, मतलब महल की ओर लौट पड़ा, उसी समय मीर जाफर ने अपनी सेना में ये बात फैलवा दी कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया है। और आप जानते ही हैं कि सेना किसके लिए युद्ध लड़ती है? अपने नवाब के लिए, अपने राजाओं के लिए। लेकिन जब राजा ही नहीं रहा तो युद्ध किसके लिए लड़ेंगे? जैसे ही उनकी सेना में यह बात पता लगा कि हमारे नवाब हार गए हैं, क्योंकि हाथी पर तो नवाब बैठे ही नहीं थे, नवाब तो चले गए थे, हाथी को खाली देखा तो उनके पांव उखड़ने लगे, लोग कमजोर पड़ने लगे। जानते हैं कितना बड़ा विश्वासघात किया गया था सिराजुद्दौला के साथ। और उसी समय राय दुर्लभ, मैंने अभी आपको बताया था कि वो एक कमांडर था सेना का, उसने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि पीछे हट जाइए। उसकी बहुत बड़ी सेना थी, करीब 20,000 की सेना तो राय दुर्लभ लेकर आया था, सेना ही पति था उनका नवाब का, पीछे हटा। मीर जाफर ने इसका फायदा उठाया, उसने झूठी खबर फैला दी, पांव उखड़ने लगे। रॉबर्ट क्लाइव ने जब ये देखा तो अपनी सेना को पूरी तरह से जोरदार आक्रमण करने के लिए बोला, उसने आदेश दिया। और इसी विश्वासघात के कारण ब्रिटिश सेना मात्र 11 घंटों में 50,000 की सेना वाली नवाब की सेना को मुंह की आसानी से हरा देती है।
मुंह की खानी पड़ जाती है नवाब की सेना को। मात्र 11 घंटों में वो युद्ध हार गया था नवाब। दूसरी तरफ जब सिराजुद्दौला अपने महल में लौटता है तो वहां पे मीर जाफर का पुत्र मीर मर्दान, जिसे अली मर्दान के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे उपस्थित था और वो सिराजुद्दौला के पास जाता है, उन्हें खुशखबरी देता है कि आप युद्ध जीत गए हैं। झूठी बात बोलता है बेसिकली। इस खुशी में सिराजुद्दौला उसे हग कर लेता है, गले मिल लेता है। भाई राजा थे, खुश हो गए, युद्ध जीत गए, अब पूरे भारत पर उनका शासन होगा, युद्ध गले लगे। मीर मर्दान ने इस मौके का फायदा उठाया, कटारी निकाली और पीठ पर मार दिया, पीछे से वार करके मार दिया। इस तरह बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध को बुरी तरह से हार जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके उपरांत ये पता चल गया इस युद्ध के बाद कि भारत पर अगला शासन एक प्रकार का दरवाजा खोल देता है मुगलों ब्रिटिश अधिकारियों के लिए। उन्हें एक उम्मीद लगने लग जाती है कि अब हम भारत पर शासन कर सकते हैं। अभी तक हमने प्लासी के युद्ध की तो चर्चा करी, लेकिन हमने अभी तक प्लासी के युद्ध के होने के कारणों पर तो कोई बात ही नहीं करी। भाई युद्ध हुआ है तो कोई ना कोई कारण तो हो रहा होगा। आओ अब हम प्लासी के युद्ध के होने के कारणों पर भी चर्चा करते हैं। प्लासी के युद्ध होने के कई कारण हैं, जैसे कि बंगाल के नवाबों द्वारा अंग्रेजों को कई व्यापारिक विशेषाधिकार दिए गए थे। बंगाल के पूर्व नवाबों ने सिराजुद्दौला से पहले उन्हें व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली दे रखी थी। एक पर मैग्ना कार्टा जिसे बोला जाता है वो दिया हुआ था, जिसका अंग्रेजी हुकूमत गलत तरीके से उपयोग कर रही थी। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे मैं हूँ, मुझे जैसे अंग्रेजी व्यापारी होते थे उनको टैक्स से राहत मिलती थी, उसके लिए एक पत्र देता थे। जिस प्रकार वो सीमा से बाहर जाते थे तो उन्हें वो पत्र देते थे जो रक्षक होते थे, और वो उनको टैक्स में राहत मिलता था। अंग्रेज हुकूमत इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अन्य व्यापारियों को भी वो पत्र देकर 50% पैसे में ही, जैसे यदि 10 रुपये का टैक्स लग रहा है तो 5 रुपये बंगाल की सेना ले लेती थी, यानी बंगाल के राजस्व में जाता था, और वो बचे हुए 5 रुपये में से 2.5 रुपये लेती थी अंग्रेजों की सेना। ब्रिटिश अधिकारी वसूल लेते थे। अभी भी व्यापारियों को 2.5 रुपये का फायदा हुआ। इसी 2.5 रुपये को बचाने के लिए अंग्रेजी अधिकार, इसी 2.5 रुपये का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजी अधिकार, देखो चिल्लरों के लिए लड़ने मरने को मिट गए थे सब। उस समय इस रुपयों की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो अन्य व्यापारियों को पैसा वो पत्र देकर टैक्स में राहत ले लेती थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इसका असर, बुरा असर बंगाल के राजस्व पर पड़ने लगा। भाई अब जब ऐसा होगा, जब राजस्व ही नहीं आएगा तो बंगाल का राजस्व तो खतरे में आएगा ही। जब इस बात का पता लगाने के लिए बंगाल के नवाब ने बोला, छानबीन हुई, तो उन्हें पता लगा कि अंग्रेजी हुकूमत उनके द्वारा दिए गए व्यापारिक विशेषाधिकार का गलत तरीके से उपयोग कर रही है। लेकिन क्या यही एक कारण है प्लासी के युद्ध होने का? तो मेरा जवाब होगा नहीं। प्लासी के युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण अब आपको बताता हूँ। ये तो कारण था ही, लेकिन उस आग में घी डालने का काम एक अन्य घटना ने किया। वो घटना कहलाती है ब्लैक होल, ब्लैक होल की त्रासदी, ब्लैक होल घटना। अब इसके बारे में सुनिए। उस समय जो अंग्रेजी सेना थी, एक किला बनाया था फोर्ट विलियम, कलकत्ता में ही है, उसकी किलेबंदी कर रही थी। जब बंगाल के नवाब को इस बात का पता लगा तो उसने इसके लिए मना किया कि भाई किलेबंदी क्यों कर रहा है, राजा मैं हूं ना, मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। किलेबंदी करने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुमको तो केवल व्यापार करने का अधिकार दिया हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी बात को ना मानते हुए किले की किलेबंदी को जारी रखा। इससे बंगाल का नवाब इतना क्रोधित हो गया कि इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया और बंगाल की सेना अपनी सेना को लेकर धावा बोल देता है, आक्रमण कर देता है फोर्ट विलियम पर, और जितने भी लोग थे और उस पर कब्जा कर लेता है, और जितने भी लोग थे सबको पकड़ लेता है और उनको सजा सुनाता है कि एक 5 से 6 आदमियों के रहने का एक सेल होता था, यानी कोठरी थी, उसमें वो 150 से ज्यादा लोगों को बंद कर देता है। अब सोचिए, एक छोटे से रूम में इतने सारे लोगों को जाएंगे जहाँ पे ना हवा जा रही है ना धूप जा रहा है, तो दम तो घुटना तय ही है। जब सुबह उस दरवाजे को खोला गया तो आधे से ज्यादा लोग उसमें दम घुटने के कारण मर गए थे। इसी घटना ने जन्म दिया एक ऐसे युद्ध को जिसने यह बता दिया कि अब भारत पर अगला शासन अंग्रेज ही करने वाले हैं। युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है।
दोनों ही सेनाएं प्लासी के मैदान में एक दूसरे से टकराती हैं और बंगाल के नवाब को एक विश्वास, उनके सेनाओं के सेनापतियों द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण वो युद्ध मात्र 11 घंटों में हार जाना पड़ता है और प्लासी के युद्ध यहीं पे खत्म हो जाता है। यदि प्लासी के युद्ध के बारे में आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। यदि ये सेशन आपके काम, किसी भी काम आया हो, भाई मैंने जो एक एक बात बोला है वो मैंने इसमें रिटर्न वे में भी लिख दिया है कि आ रहा होगा वीडियो पे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये हल्दी घाटी युद्ध के ऊपर की गई चर्चा पसंद आई होगी। यदि फिर भी कुछ कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और यदि आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी मैसेज लिखते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि ये लगता है कि कोई हमें वीडियो को इंस्पायर कर रहा है, हमें अच्छा लगता है। मैं आपके सामने बहुत जल्द इसके बाद एक ऐसा युद्ध जिसने ये पूरी तरह से साफ कर दिया कि अब भारत पर अगला अधिकार अंग्रेजों का ही होगा, क्योंकि उस युद्ध के बाद ही बंगाल पर कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से, बंगाल के अधिकार से लेकर के अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद जो अंग्रेजों ने भारत की दुर्दशा करी है, भारत को जो लूटा है, वो जग जाहिर है। प्लासी का युद्ध तो एक शुरुआती चरण था, उसने बस एक दरवाजा खोला था, लेकिन पूरे के पूरे दरवाजे को ही तोड़ दिया था बक्सर के युद्ध ने। वो एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में भारत की 3 महाशक्ति संयुक्त होकर लड़ने आई थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ी उन लोगों को। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो पूरा हल्दी घाटी को समर्पित था कि हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ, कैसे बंगाल का नवाब उतनी बड़ी सेना लेकर मात्र 11 घंटों में हार जाता है। मैंने आपको विस्तार पूर्वक इस की चर्चा करी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आप ऐसा करते हैं तो हमें इंस्पायरिंग, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, किसी को तो हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आपके लिए भी इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वन वर्ड के रूप में पूछ ली जाती है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, कहाँ पे, क्योंकि कलकत्ता में लड़ा गया था, किस नदी के किनारे लड़ा गया था, किस जगह पे लड़ा गया था, कौन कौन से ऐसे लोग थे और उनको क्या क्या लालच देकर रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना में मिला लिया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया, बंगाल की सेना का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, रोचक बात है, सुन लीजिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एसएससी का ही एक पेपर था, कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वाहन पर, यानी किस जानवर पर बैठकर युद्ध लड़ने आया था। तो वो जानवर का नाम याद रखिएगा, उसका हाथी था। मैंने अभी आपको बताया हाथी था। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मैं भी आपसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द आपके सामने बक्सर के युद्ध का मैं विस्तार पूर्वक चर्चा इसी प्रकार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।